हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का फिफ्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे। अभी तक टोटल 4 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं जो कि चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इफ़ यू विश यू कैन सी। चलो हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के टॉपिक से, जो कि आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द सेल साइकिल। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ सेल साइकिल से। जैसे एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या हो सकता है, एक तो होता है एंडोमाइटोसिस, दूसरा है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न और तीसरा है नॉन डिस्जंक्शन। ये तीनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम एंडोमाइटोसिस देखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम सेकेंड फिर थर्ड ऐसे करके हम डिस्कस करेंगे। एंडोमाइटोसिस जो है व्हेन ओनली क्रोमोजोम्स डीएनए रेप्लिकेट मल्टीपल टाइम्स विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म। जब सिर्फ और सिर्फ जो है क्रोमोजोम बहुत बार मतलब मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट करता है, ना तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड नहीं करता और साइटोप्लाज्म भी डिवीजन नहीं होता, का भी डिवीजन नहीं होता, तो उस क्या होता है विच विल रिजल्ट इन द मल्टीपल स्टैंडर्ड क्रोमोजोम्स एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिटेमी। एंडोमाइटोसिस सिंपल समझो आप कि इस तरीके से हमारे पास एक सेल है जिसमें हमारे पास जो क्रोमोजोम्स है वो मल्टीपल्स टाइम डिवाइड कर रहा है, लेकिन ना तो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और ना ही पूरा सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। तो इससे होता क्या है, जो क्रोमोजोम होता है वो इस तरीके से मल्टीपल स्टैंडर्ड क्रोमोजोम बन जाता है और इसे पॉलिटेनी कहते हैं। ये हो गया हमारे पास एंडोमाइटोसिस। अब हम देखेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन व्हेन कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन द मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, जिसको हम सिनोसिटिक कहते हैं। अब जब कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है सेल के अंदर लेकिन उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होकर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनाता जाएगा, ऐसा कंडीशन होता है, उसे हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। जैसे कि लिक्विड ऑफ द कोकोनट, ये एग्जाम्पल है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का। थर्ड हमारे पास है नॉन डिसजंक्शन। Failure of segregation of chromosomes are euchromatids during anaphase known as non-disjunction and this will result in the aneuploidy। जब एनाफेज के दौरान जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन होना पॉसिबल नहीं होता या वो सेग्रीगेट नहीं करते हैं, फेल हो जाता है, तो जो है वो नॉन डिसजंक्शन का केस होता है और वहाँ पे एनीप्लॉइडी प्रोसेस देखने को हमें मिलता है। ये रहा हमारे पास एक सेल, उसमें ये क्रोमोजोम्स को सेपरेट होना था एनाफेज में, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है स्पाइंडल फाइबर से ये नॉर्थ एंड साउथ पोल मतलब ऊपर और नीचे पोल्स पे जाके सेपरेट होते हैं। ये तो ये इस तरीके से होना चाहिए जो कि नहीं होता है और वो फिर क्या होता है, ये क्रोमोजोम्स इस तरीके से रह जाते हैं, तो इसमें नॉन डिसजंक्शन का केस देखने को हमें मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है माइटोटिक पॉइजन्स। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी सिर्फ एक टाइप का पूछा जाता है, वो भी होता है कॉल्चिसिन के। कह रहा है कि ऑल सब्सटेंसेस विच अरेस्ट द सेल साइकिल नोन एज माइटोटिक पॉइजन्स। जो भी सब्सटेंस सेल साइकिल को अरेस्ट करेंगे उसे हम माइटोटिक पॉइजन कहेंगे। ड्यूरिंग प्रोफेज साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अरेस्ट करता है सेल साइकिल को, और ड्यूरिंग मेटाफेज जो है वो कॉल्चिसिन करता है। लेकिन अभी तक प्रीवियस ईयर में कभी भी ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो हमारे पास क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइटोटिक पॉइजन ऑफ द सेल साइकिल। तो कॉल्चिसिन हमेशा उसमें ऑप्शन में होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉल्चिसिन सेल साइकिल को किस फेज में अरेस्ट करता है, तो उसका आंसर है मेटाफेज। और क्योंकि बहुत सारे इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इधर लगा दिया है। तो अब हम देखते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज जो है कॉल्चिसिन जो कि एक माइटोटिक पॉइजन है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम से जो कॉम से ऑब्टेन किया जाता है ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट के कॉम से ऑब्टेन किया गया ये जो कॉल्चिसिन है एक माइटोटिक पॉइजन जो लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांट फैमिलीज में कि जो माइटोटिक पॉइजन कॉल्चिसिन है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप चाहे यहाँ सीख लें या तो प्लांट फैमिलीज में आपको ये देखने को मिलेगा। जब आप लिलिएसी फैमिली पढ़ेंगे उसमें आप कॉल्चिसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और कॉल्चिसिन ऑटमनेल जो है वो इस अंडरग्राउंड स्टेम जो कि कॉम है उससे ऑब्टेन किया जाता है। और कॉल्चिसिन जो है वो एक माइटोटिक पॉइजन है जो कि मेटाफेज में सेल साइकिल को अरेस्ट करता है। आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरफेयर विद द एस फाइबर, मतलब स्पाइंडल फाइबर से इंटरफेयर करता है। रोल इन द डबलिंग ऑफ द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स को क्या करता है, डबल कर देता है। अब हम देखते हैं कि माइटोजन्स क्या होते हैं।
ऑल द सब्सटेंसेस विच प्रोमोट सेल साइकिल, वो सारे सब्सटेंस जो सेल को प्रोमोट करेंगे उसे हम माइटोजेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सिन, साइटोकाइनिन जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ये होता है माइटोजेंस। तो इसमें से एग्जाम्पल्स हमें याद रखना है माइटोजेंस की। अब हम देखते हैं जी नॉट या क्वेश्चन स्टेज क्या होता है। जी नॉट और क्वेश्चन स्टेज में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास सेल साइकिल है, और सेल साइकिल में ये पूरा का पूरा जो सेल जीवन फेज है, जीवन फेज में कभी कभी जो सेल्स डिवाइड कर रही होती है वो जी नॉट फेज स्टेज में चली जाती हैं। और जी नॉट स्टेज जो है वो सेल का एक ऐसा स्टेज होता है जिसे हम सस्पेंडेड स्टेज भी कह सकते हैं। सेल इज सस्पेंडेड द सेल साइकिल, इफ नीडेड इट कैन डिवाइड फर्दर। मतलब ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है, ये बस सेल डिवाइड नहीं करना है तो वो जी नॉट स्टेज में चली जाती है, और सस्पेंडेड इन द सेल साइकिल, और सेल साइकिल में वो वापस एंटर कर सकती है अगर उसको डिवाइड होने की जरूरत पड़ी। एक टर्म है सेंसेशंस, सेल साइकिल परमानेंटली अरेस्टेड। अगर परमानेंटली सेल अरेस्ट हो जाती है तो उसको हम इस टर्म से प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन एनी सेल एग्जिट G1 एंड सस्पेंडेड इन द सेल साइकिल। पहली बात तो जी नॉट सेल जो है वो G1 से एग्जिट होती है, दूसरी बात ये सेल साइकिल में ही सस्पेंडेड होती है, तीसरी बात ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और ये डिवाइड कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्व विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन नॉट डिवाइड और इन द जी नॉट फेज। तो इसका एग्जाम्पल जी नॉट फेज का जो एग्जाम्पल है, एक तो परमानेंटली सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं करती और कुछ टेम्परेली डिवाइड नहीं करती। जो परमानेंटली डिवाइड नहीं करती उसमें आएगा नर्व सेल्स, जिसे हम नेवर डिवाइड कह सकते हैं बिकॉज सेंट्रोजोम एब्सेंट, क्योंकि इसमें सेंट्रोजोम है ही नहीं तो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगी। टेम्परेरी वाले में है मसल सेल, हार्ट सेल कैन डिवाइड एज पर नीड, जैसी जरूरत पड़ेगी तो ये वापस डिवाइड हो सकती है, लेकिन ये जी नॉट सेल में ही प्रेजेंट, जी नॉट फेज में ही प्रेजेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है सेल साइकिल कंट्रोल एंड चेक पॉइंट। सेल साइकिल कंट्रोल एंड चेक पॉइंट में हम सेल साइकिल कंट्रोल देखेंगे। हमारे पास साइक्लिन्स है, सीडीकेज है। सीडीकेज को हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहते हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का मतलब ये है कि सीडीकेज हमेशा साइक्लिन के साथ फंक्शन करता है। रेगुलेटरी यूनिट ऑफ द माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर जो होता है वो साइक्लिन्स होता है। ये मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ द माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर, वो है साइक्लोन। और ये जो सीडीकेज जिसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहते हैं ये कैटालिटिक सब यूनिट है। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिन्स जो है ये क्या होते हैं और ये कैसे प्रमोट करते हैं सेल साइकिल को। इट इज प्रोटीन्स विच रन द सेल साइकिल। एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए साइक्लिन जो है एक टाइप का प्रोटीन है। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साइक्लिन इज और नीचे लिख के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी दे देगा, स्टार्च, तो हमें पता होना चाहिए साइक्लिन एक टाइप का प्रोटीन है। जैसे कि जीवन साइकिल, हमारे पास जीवन साइकिल में जीवन साइक्लिन जो है साइकिल को प्रमोट कर रहा है अगर, तो वो जो है एग्जाम्पल उसमें साइक्लिन डी है। साइक्लिन डी जो है वो जीवन साइक्लिन्स को प्रमोट करता है विच प्रिपेयर सेल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। अब जीवन फेज में जब डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होना है तो जीवन फेज में वो हर तरीके की प्रिपरेशन होगी ताकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर सके। तो इससे ये हो गया कि जीवन साइक्लिन्स का एग्जाम्पल साइक्लिन डी है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है जीवन एस साइक्लिन्स। जीवन एस साइक्लिन का एग्जाम्पल है साइक्लिन ई, हेल्प इन द मेकिंग डिसीजन टू ट्रांजिशन टू द डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास एस साइक्लिन्स है और इसका एग्जाम्पल है साइक्लिन ए, कंट्रोल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल भी करना है, कितना रेप्लिकेशन होना है। उसके बाद एम साइक्लिन का जो एग्जाम्पल है वो है साइक्लिन बी, ड्राइव ऑल इवेंट्स ऑफ द एम फेज। एम फेज में जो कुछ भी इवेंट्स होते हैं वो सब कुछ कौन मैनेज करता है, साइक्लिन बी। फिर G2M साइक्लिन जो होता है उसका एग्जाम्पल है साइक्लिन ए। ये सब कैसे इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से आपको क्या चीज़ याद करना और कैसे याद करना। जब कभी भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ें और आपको ये बात नहीं समझ में आ रही इसमें क्या चीज़ याद करें, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर बुक उठाना चाहिए और उसमें वो सारे क्वेश्चंस आप देखिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो। मे बी टॉपिक वाइज आपके प्रीवियस ईयर बुक में नहीं दिया गया हो तो आप स्टार्टिंग से एंड तक सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कौन सा ऐसा है कि सिर्फ इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, तो पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं तो आप पूरे चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसी बीच में आपको ये साइक्लिन्स के भी क्वेश्चन दिख जाएंगे जो कि सेल साइकिल कंट्रोल एंड चेक पॉइंट्स का क्वेश्चन है।
तो हमेशा अगर आपने पहले थ्योरी क्लास कर ली और आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये बात नहीं समझ में आता कि इस थ्योरी क्लास से कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले ये बनती है, अगर ऑनेस्ट हैं, आपको समझ में आए कि क्या याद करें, तो आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए उस चैप्टर से। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें से क्या आप याद कर लें, क्या ना याद कर लें। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट में मैं दिखाऊंगी कैसे मैं करती हूँ, कैसे आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को याद करना। सेकेंड हमारे पास है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल सेल साइकिल, मतलब सीडीके, उसका आंसर है पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है उसके एग्जांपल्स हम अब टेबल के फॉर्म में देखते हैं। ये रहा सीडीकेज, क्योंकि सीडीकेज जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, तो इसके साथ एक साइक्लिन भी काम करेगा तभी ये फंक्शन कर पाएगा, और कौन से सेल साइकिल में फंक्शन करेगा वो हम देखते हैं। हमारे पास ये जो सीडीकेज है, सीडीके 4 एंड 6 होगा तो साइक्लिन डी के साथ फंक्शन करेगा और ये G1 फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर सीडीके जो है 2 जो है साइक्लिन ई के साथ G1 एस फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम ट्रांजिशन फेज भी कह सकते हैं। और सीडीके 2 जो है वो साइक्लिन ए के साथ भी काम करता है, लेकिन तब वो एस फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और उसके बाद आता है सीडीके ए 1, और ये साइक्लिन 1 ए के साथ काम करता है G2M ट्रांजिशन फेज के लिए। फिर सीडीके 1 और साइक्लिन बी के साथ ये एम फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से इस टेबल को आप अच्छे से लर्न करो और आप ये देखो कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया, उस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इतना सारा दिया गया है, मे बी आप याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते, प्रीवियस ईयर में जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा हमारे पास जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने देखा है, तो ये मुझे याद रखना है। सीडीके 1 जो है ये साइक्लिन ए के साथ G2M फेज के लिए या फिर ट्रांजिशन फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट जो है इसमें G1S चेक पॉइंट होता है, G2M चेक पॉइंट होता है और M चेक पॉइंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं G2M चेक पॉइंट जो है। G1S चेक पॉइंट जो है वो इनिशियल चेक पॉइंट होता है, सबसे पहला चेक पॉइंट होता है। इसमें जीनोम चेकिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है P53 प्रोटीन, और P53 प्रोटीन को हम गार्ड ऑफ द जीनोम कहते हैं, या फिर वॉचमैन ऑफ द जीनोम कह सकते हैं, या गेट कीपर ऑफ द जीनोम कह सकते हैं, या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कह सकते हैं। और इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है चेक पॉइंट से भी। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे P53 जो है और RB जो है, इसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर या प्रोटीन कहते हैं, जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अब हम देखते हैं G2M चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। G2M चेक पॉइंट जो है ये इंटरमीडिएट चेक पॉइंट होता है और चेकिंग ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का चेक करता है कि फॉर्मेशन हुआ या नहीं। फिर हम देखते हैं M चेक पॉइंट में क्या होता है। M चेक पॉइंट जो है ये फाइनल चेक पॉइंट होता है। वेरीफाइज दैट सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स इन द एनाफेज। ये एनाफेज में क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ को चेक करता है। ये था हमारे पास पूरे चैप्टर का द एंड। अभी तक हम पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का कंप्लीट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके पहले मैंने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी डिस्कस किया है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, जैसे प्लांट फैमिलीज को कैसे हम सिंप्लीफाई करके पढ़ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस बन जाएं इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ को हम देखते हैं कि हेला सेल क्या होता है और हे फ्लिक लिमिट क्या होता है। वैसे ये जनरल नॉलेज के लिए हमारे इंटरेस्टिंग फन पॉइंट है, तो आप देखना चाहें देख सकते हैं। क्वेश्चन इससे मुझे देखने को अभी तक नहीं मिला है। हेला सेल्स जो है एक वुमेन है जिनका नाम है हेनरिटा लेक्स। हेनरिटा लेक्स के HE से हेला हे और लेक्स से हेला ला, मतलब ये HE और ला, हेला नाम रखा गया है हेला सेल्स। ये सर्वाइकल कैंसर था इनको, एक सर्वाइकल कैंसर में सेल ऑफ द सर्वाइकल कैंसर एक सेल था उसमें प्रेजेंट, जो सेल था ओनली इमोर्टल सेल, जो कभी डेड हुई ही नहीं सेल, ऐसा इमोर्टल सेल था। इसलिए इनको कहा जाता है वंडर वुमेन। तो इससे पता चलता है कि ये एक वुमेन जिनका नाम हेनरिटा था, उनमें जो है सर्वाइकल कैंसर था, उनमें प्रेजेंट था सर्वाइकल कैंसर का एक सेल जो कि इमोर्टल था, और इनको इसीलिए वंडर वुमेन के नाम से कहा जाता है। एक्सेप्शनल केस है इमोर्टल सेल्स का, ये हो गया हेला सेल। ये हेला नाम कैसे पड़ा है, हेनरिएटा लेक्स के नाम से, ये HE और LA हेला सेल्स। अब हम देखते हैं ये हे फ्लिक लिमिट क्या है। इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल ह्यूमन सेल डिवाइड बिफोर इट स्टॉप्स। हे फ्लिक लिमिट होता है जब कोई सेल स्टार्टिंग से लेके एट द एंड जब वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दे, वो उसके बीच जितनी बार डिवाइड करी होती है उसको बोलते हैं हे फ्लिक लिमिट।
यहाँ पे इसे सेल डिवाइड करते हुए इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस होता है उसे हेफलिक लिमिट्स भी कहते हैं। मैं वीडियो को एंड करूं उसके पहले ये बताना चाहती हूँ, चेक पॉइंट से जो P53 प्रोटीन है और जो ये RB है, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप देखेंगे तो आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चाहें तो जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उतनी ही बात याद कर लें, या अगर आप सारी कर सकते हैं तो आप कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।